प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था उसमें हमें 4 वेरिएबल और स्ट्रिंग्स बनाते हुए कोई इश्यूज आ रहे थे, तो पहले हम उस इशू को रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो करेक्टर वेरिएबल कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। 4, उसके बाद वेरिएबल का नाम कोई भी आप देना चाहें, फॉर एग्जाम्पल ए। ठीक है, इसको आप कंपाइल करके देख लें, कोई मसला तो नहीं इस लाइन में, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप इसको कोई वैल्यू दे दें। वैल्यू इसकी आपको पता है सिंगल कोटेशन मार्क्स में देनी है। कोई भी करेक्टर दिया जा सकता है, एनी लेटर, एनी डिजिट, एनी स्पेशल सिंबल। मैं सपोज ये स्पेशल सिंबल दे देता हूं एक। क्या लिखा है, इसको अगेन चेक कर लें, कोई मसला तो नहीं, नो प्रॉब्लम। प्रोग्राम लिखने का तरीका ही यही होता है कि आप थोड़ा थोड़ा लिख के उसको कंपाइल करते जाएं, उसको जिसमें आपको श्योर ना हो वो उसको फौरन कंपाइल करके देखें, फिर आगे चलें, बजाय इसके कि आप पूरा प्रोग्राम लिख दें उसके बाद उसके अंदर 36 एरर आ जाएं और वो ढूंढते फिरें आप। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया और ये आपने वैल्यू साइन कर दी। ठीक है, एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल बी, और उसको आप एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन साथ ही वैल्यू भी देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू मैंने देनी है क्यू, इसका करेक्टर हमने लिखा है। चेक करते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये क्या किया आपने, वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है बेटा, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। अब हम इसको डिस्प्ले करवा के देखते हैं। हम ए को भी डिस्प्ले करवा लेते हैं और उसके बाद बी को भी डिस्प्ले करवा लेते हैं। आपके ख्याल में क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, $, क्यू, शाबाश। ये देखें, ये आउटपुट आ गया इसका, $क्यू। $, ए की वैल्यू थी और क्यू किसकी वैल्यू थी, बी की। ये वैसे यहां से इसका साइज इंक्रीज भी हो जाता है, लेकिन ये हर दफा इंक्रीज करना पड़ेगा आई थिंक हमें। ठीक है, दोबारा एक दफा रन करके देखते हैं। नहीं, ठीक है, ओके। करेक्टर वेरिएबल्स में कोई प्रॉब्लम। अब हम बनाते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल, इसी प्रोग्राम को नीचे कंटिन्यू करते हैं। एक स्ट्रिंग वेरिएबल में जो हम लास्ट टाइम में बना रहा था, मैं इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रहा था। प्रॉब्लम ये था, इसके साथ नहीं लगानी थी, आगे जो वेरिएबल है उसके साथ लगानी थी। ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसको हमें साइज देना पड़ता है कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स आपने रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 20 कैरेक्टर्स। अब आई थिंक इसको कोई इशू नहीं आना चाहिए। ये मैंने कंपाइल किया, 0 एरर्स। ठीक है, स्ट्रिंग बन गई है और इसको आप वैसे वैल्यू नहीं दे सकते जैसे आप किसी दूसरे वेरिएबल को देते हैं। यानी आप लिखें C इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, तो इस लाइन में एरर आएगा। स्ट्रिंग को आप ऐसे वैल्यू साइन नहीं कर सकते। और इसको आप कंपाइल करें तो ये देखें, इनकम्पैटिबल टाइप्स इन असाइनमेंट ऑफ। उसकी रीजन ये है, एक फंक्शन है उसका नाम है स्ट्रिंग कॉपी। क्या नाम है उसका, एक फंक्शन है, वो हम यूज करेंगे किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए। पहले स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू। अब ये वैल्यू साइन कर देगा उसको, लेकिन आपको शुरू में ये फंक्शन लगाना पड़ेगा स्ट्रिंग कॉपी। और ये फंक्शन यूज करने के लिए आपको एक हेडर फाइल भी शामिल करनी पड़ेगी। बिल्ट इन फंक्शन किसी हेडर फाइल में होता है ना, ये इसकी हेडर फाइल है। क्या नाम है इस हेडर फाइल का, string.h। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग कॉपी को पहचानेगा ही नहीं। ठीक है, अब चलाते हैं इसको, कंपाइल होता है या नहीं होता, हो गया कंपाइल। ओके, अब स्ट्रिंग वेरिएबल इनिशियलाइज भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा और यहां पे मैंने लिखा गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज,
7 का बाद। इसका साइज मैंने क्या रखा हुआ है 80। 80 मतलब आपने ये देना है, बताना है कि इसमें मैक्सिमम कितने को कैरेक्टर्स आ सकते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको कुछ आइडिया नहीं होता कि इसमें कितने कैरेक्टर्स आएंगे, तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जब आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो फिर इसकी वैल्यू देना लाजमी है आगे। अगर आप यहां पे इसको ब्लैंक कर देते हैं और आगे वैल्यू भी नहीं दे रहे आप इसको, तो यहां पे एरर देगा कि मुझे इसका साइज बताओ क्या है। अगर आप ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं तो फिर आगे उसकी वैल्यू देना लाजमी है। अब इसको कंपाइल करें आप, ठीक है, नो एरर। अब हम इन स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले करवाते हैं। सी एंड लाइन, अच्छा ये एंड लाइन को फिलहाल आप छोड़ दें, बैकस्लैश n कर देते हैं, उसके बाद d, ठीक है। सी से पहले भी हम एक लगा देते हैं बैकस्लैश n, ठीक है। बैकस्लैश n डबल कोट्स के अंदर देनी है, विदाउट डबल कोट्स नहीं देनी। ये जी, ये फर्स्ट आउटपुट तो पता है आपको क्या है, ठीक है। ये पाकिस्तान जो है ये सी वेरिएबल की वैल्यू है, और गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज किस वेरिएबल की वैल्यू थी, ठीक है। तो अब आपको मैंने 4 वेरिएबल्स का भी बता दिया, डिक्लेयर कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है, वैल्यू कैसे असाइन करनी है, डिस्प्ले कैसे करना है। समझ आ गई बात ये। तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑपरेटर्स का टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा। ऑपरेटर की वैसे तो एक डेफिनेशन होती है, कोई ऐसी सिंबल जो कोई एक्शन परफॉर्म करे, कोई ऐसी सिंबल जो कोई एक्शन परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल प्लस, प्लस इज अ सिंबल, और इसका एक्शन क्या है, क्या करता है ये, ऐड। क्या करता है ये, 2 नंबर्स को ऐड करता है ये। इसी तरह माइनस एक सिंबल है, इसका एक्शन क्या है, इसका सब्ट्रैक्ट। इसी तरह बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। तो इनकी कैटेगरीज हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कौन कौन से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और 5वां कौन सा है, मॉडुलस भी कह सकते हैं, रिमाइंडर भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने करने हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड, और, नॉट। ये सारे हमने डिटेल में देखने हैं, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ अरिथमेटिक को देखेंगे। इसके अलावा एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, ये वाला प्रीवियस लेक्चर में और इस लेक्चर में मैंने इसको यूज किया है। जब किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो ये ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, और इसके अलावा और भी होते हैं, बिट वाइज होते हैं। तो ये फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर से, ठीक है। और साथ ही डेफिनेशन भी देखेंगे एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है,
combination of operator and operands. Operator and operands. फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा a+5। बेटा किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, मैंने मना किया आप लोगों को। a+5, अब ये क्या है? दिस इज एन एक्सप्रेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स का मतलब क्या होता है? वैल्यूज, और वो वैल्यूज वेरिएबल्स भी हो सकती हैं और वो कांस्टेंट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा है a+5। अब मुझे बताएं इसमें ऑपरेटर कौन सा है और ऑपरेंड्स कौन से हैं? ऑपरेटर इज प्लस और ऑपरेंड्स कौन से हैं? a और 5। समझ आ गई? ये बेसिकली अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। कौन सा है? एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लिखा a इज ग्रेटर देन 5। ये कौन सा एक्सप्रेशन है? ऑपरेटर तो इसमें भी है, लेकिन कौन सी टाइप का? रिलेशनल। कौन सी टाइप का है? सो दिस एक्सप्रेशन इज रिलेशनल एक्सप्रेशन। अगर हम लिखते हैं a एंड 5, तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है? ठीक है, बाकी हम बाद में देखते हैं। फिलहाल आपको ये 3 तरह के एक्सप्रेशंस का पता होना चाहिए। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से क्या मुराद है, रिलेशनल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है, और लॉजिकल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं इस हवाले से एक प्रोग्राम छोटा सा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझने के लिए। ठीक है, हम यहां पे कमेंट देते हैं अंडरस्टैंडिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये मैंने कमेंट्स दिए हैं। पता है ना कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स जस्ट प्रोग्राम की लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं। इसका कंपाइलेशन के साथ और एग्जीक्यूशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। कंपाइलर इनको इग्नोर कर देता है, कंपाइल रन नहीं करता। ये जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं जो प्रोग्राम लिख रहा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 वेरिएबल्स बनाए हमने। फॉर एग्जांपल a, उसकी वैल्यू हमने दी 25, और एक वेरिएबल बनाया b, उसकी वैल्यू दी 6, और एक वेरिएबल बनाया हमने c d, बल्कि ये बाद में बनाते हैं। ठीक है, पहले हम a और b की वैल्यूज को डिस्प्ले करवा देते हैं। a इज इक्वल टू आगे a की वैल्यू, और b इज इक्वल टू आगे b की वैल्यू। यहां पर एक स्पेस दे देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए आउटपुट में। यहां तक प्रोग्राम चला के चेक कर लें, कोई मसला? ठीक है, अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट c, और उसको वैल्यू क्या दी हमने? c इज इक्वल टू a+b। ठीक है, तो a+b इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन। क्या है ये, और किस टाइप का है? तो और ये कंप्लीट क्या है? दिस इज असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्या है ये? असाइनमेंट स्टेटमेंट में राइट साइड पे जो भी चीज होती है कंपाइलर पहले उसको सॉल्व करता है, और जो भी उसका आंसर आता है वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर देता है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की इक्वेशन नहीं है, ये बात याद रखिएगा। मैथमेटिक्स की इक्वेशन में और सी के असाइनमेंट में फर्क है। मैथमेटिक्स की जो इक्वेशन होती है उसमें हम इधर कुछ और वेरिएबल्स के नाम भी लिख सकते हैं, लाइक c+x लिख सकते हैं ना, लेकिन यहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। असाइनमेंट स्टेटमेंट में लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक वेरिएबल आ सकता है बस, और कुछ भी नहीं आ सकता। एनी वेरिएबल, लेकिन होगा सिर्फ एक। यहां पे एक्सप्रेशन भी नहीं आ सकता, यहां पे कांस्टेंट भी नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? वेरिएबल बस। और राइट साइड पे आप जो मर्जी लिख दें, एनी वेरिएबल, एनी कांस्टेंट, एनी एक्सप्रेशन, जो मर्जी लिख दें। ये बात अपनी याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, इसको हम कंपाइल करते हैं, नो एरर। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। यहां पे डायरेक्ट जब वेरिएबल बनाया साथ ही उसको वैल्यू देते हैं, तो देखने से कोई इतराज तो नहीं इस पे?
नो प्रॉब्लम। वेरिएबल बनाते हुए साथ ही उसको कोई एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं आप एज एन इनिशियल वैल्यू। ये बात समझ आई? वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए साथ ही आपने इनिशियल वैल्यू तो मैंने आपको समझाई थी पहले, लेकिन ये जो इनिशियल वैल्यू दी है ये एक्सप्रेशन दी है उसको आगे मैंने। ठीक है, तो अब हम इस सी को प्रिंट करके देखते हैं। हम यहां पे लिखते हैं रिजल्ट एडिशन इज इक्वल टू आगे सी की वैल्यू। ठीक है, यानी इन दोनों का रिजल्ट किस वेरिएबल में आया है? एडिशन का किस वेरिएबल में आया है? यानी आंसर ठीक है, एडिशन इज इक्वल टू 31। या आप इसको एडिशन के बजाय आप ऐसे लिख लें a प्लस बी, ये ज्यादा बेटर। ठीक है, इनफैक्ट आपको ये वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे आप डायरेक्ट यहां पर a प्लस बी डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, आंसर सेम है। यहां तो कोई क्वेश्चन, क्योंकि आगे गियर चेंज होने लगा है। माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मेंडर, ये जो डबल कोट्स में लिखा हुआ है दिस इज फॉर डिस्प्ले, दिस इज नॉट फॉर एनी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन यहां पे हो रही है, डिस्प्ले जो मर्जी लिख दो आप। ये लो, ये डिस्प्ले लिख दिया मैंने, इसका कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल कैलकुलेशन कहां पे हो रही है? इधर। ठीक है, हाँ जी, आउटपुट पे गौर करें। a प्लस बी की वैल्यू तो हम ऑलरेडी देख चुके थे, a माइनस बी की वैल्यू सही आई है 19, a मल्टीप्लाई बी 150, a डिवाइड बाई बी 4। सही आंसर 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, पॉइंट कहां गया? खत्म कर दिया। क्यों? बिकॉज ए भी इंट है, बी भी इंट है, तो रिजल्ट भी इंट ही होगा ना। ये बात आपने याद रखनी है कि कंपाइलर जब किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है तो वो एक्सप्रेशन की दोनों साइड्स को देखता है। फॉर एग्जांपल डिवाइड करना है ए को बी से, तो वो ए को भी देखेगा, बी को भी देखेगा। दोनों का सेम डाटा टाइप होना जरूरी है, दोनों का। अगर सेम डाटा टाइप नहीं होगी तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो फिलहाल तो दोनों इंट हैं, तो इसका आंसर 4 पॉइंट समथिंग आना था, तो उसने पॉइंट वाला हिस्सा काट के जस्ट 4 आंसर दे दिया आपको। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो बाद में देखते हैं। ए रिमाइंडर बी का आंसर क्या आया है? 1। ठीक है, आंसर 25 डिवाइड करें 6 से, क्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? 2 बाकी है बचा, तो ये वो वाला 1 है। ठीक है, अच्छा अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तब क्या आंसर आएगा रिमाइंडर का? 0। ठीक है, अच्छा ये देखें, अब ये जो डिवाइड वाला मसला है ना, इसको हम ठीक करते हैं। हम चाहते हैं इसका आंसर पूरा है, 4 पॉइंट समथिंग सारा है। तो हम एक वेरिएबल यहां क्रिएट करते हैं, यहां पे हम लिखते हैं a डिवाइड बाई बी इंट वर्जन लिख देते हैं शुरू में, कि इंट में इसका आंसर क्या आएगा। अब यहां एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं फ्लोट, उसका नाम आप रख लें c। ठीक है, c इज इक्वल टू क्या कर दिया? a डिवाइड बाई बी। अब आंसर ठीक आएगा c के अंदर, चेक करते हैं। सी आउट, हम यहां लिखते हैं \n फ्लोट, आंसर लिख लें या वर्जन लिख लें आप, इसको भी आंसर लिख देता हूं। a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू, आगे हमने c का डिस्प्ले दे दिया। किसको प्रिंट करवाया? आंसर सही आएगा c के अंदर। फ्लोट आंसर 4, ये भी 4 आ गया। प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट आती है ना, तो कंपाइलर पहले उसका राइट साइड सॉल्व करता है।
और जो आंसर आता है फिर वो लेफ्ट। अब इसको नहीं पता कि उसके लेफ्ट पे एक फ्लोट वेरिएबल है, उसने पहले अपनी राइट साइड सॉल्व करनी है। तो राइट साइड को सॉल्व करेगा तो ए भी इंट है, बी भी इंट है, तो आंसर भी इंट में आएगा। फ्रैक्शन वो ऑलरेडी उसकी खत्म कर चुका है, और सी को जो आंसर देगा वो फ्रैक्शन खत्म करने के बाद देगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं भाई इसकी जो है ना इसको फ्लोट में आंसर लेके आओ, तो फिर हमें करनी पड़ेगी कास्टिंग। क्या करनी पड़ेगी? कास्टिंग का मतलब क्या होता है? जब हम एक वैल्यू को एक टाइप से दूसरी टाइप में चेंज कर देते हैं, वैल्यू को, नॉट वेरिएबल, ये बात याद रखिएगा। हम यहाँ पे एक शुरू में क्या लेते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं, यहाँ पे देते हैं फ्लोट। इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करो। ए की वैल्यू क्या थी? 25। तो जब आप ये ए के शुरू में ब्रैकेट्स में फ्लोट लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि अब ए की वैल्यू बन जाएगी 25.0, फ्लोट में चेंज हो जाएगी। ए की वैल्यू, ए खुद चेंज नहीं होगा, ए इंट ही रहेगा, ए की वैल्यू कन्वर्ट होगी फॉर ओनली दिस एक्सप्रेशन। नीचे जाकर अगर आप ए को यूज करेंगे तो वो इंट ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह बी को भी फ्लोट में चेंज करें, बी की वैल्यू को। वैसे इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते आंसर आ जाता था आपका फ्लोट में, बिकॉज हाँ ये एक अलग टॉपिक है। देखें, अगर अब देखें ये डिवाइड है, डिवाइड पे एक साइड पे फ्लोट वैल्यू आ गई, एक साइड पे क्या है? इंट। अब कंपाइलर ऐड देगा। मैंने क्या बोला था कि अगर कोई ऑपरेटर, कंपाइलर ने उस ऑपरेटर का एक्शन परफॉर्म करना है तो दोनों साइडें सेम डाटा टाइप की होनी चाहिए, लाजमी है ये। तो अब एक साइड पे फ्लोट है, एक साइड पे इंट है, तो अब एरर नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना, लेकिन नहीं आएगा। कंपाइलर स्मार्ट है। कंपाइलर जो छोटी टाइप है ना उसको खुद ही बड़ी टाइप में ले आएगा, उसकी वैल्यू को, बी को खुद ही बड़ी टाइप में ले आएगा, क्योंकि दिस इज पॉसिबल। ठीक है, एक वैल्यू उसको पता लग गया फ्लोट है, दूसरी वैल्यू इंट है, तो वो इंट को खुद ही फ्लोट में ले आएगा और ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रोग्रामर को। अब यहां पे कास्टिंग की है आपने, क्या की है, या इसको फुल नेम आप कह सकते हैं टाइप कास्टिंग। इस एक ही टाइप कास्टिंग की एक्चुअली दो टाइप्स होती हैं। टाइप कास्टिंग की एक होती है इम्प्लिसिट, एक होती है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट वो होती है जो, शाबाश, जो कंपाइलर को, परफॉर्म बाय कंपाइलर। और एक्सप्लिसिट कौन होता है? जो प्रोग्रामर करता है। जो, अब मुझे बताएं इसके अंदर कौन सी वाली परफॉर्म हुई है, यहां पे कौन सी वाली परफॉर्म हुई है? कंपाइलर खुद कर रहा है, कौन सी हुई फिर? इम्प्लिसिट। सबका आंसर ये है, दोनों ही है। वो कैसे? ये आंसर है, शाबाश, वेरी नाइस। इसमें दोनों तरह की हो रही है, प्रोग्रामर ने भी की है और कंपाइलर भी करेगा इसमें। ये जो कास्टिंग है ये मैंने की है, प्रोग्रामर ने उसको फोर्सफुली बताया कि ए को कन्वर्ट करो, और जब कंपाइलर इसको रन करेगा तो वो बी को भी कन्वर्ट करेगा, खुद ही फ्लोट में लेके जाएगा। तो दोनों हो रही है। समझ आ गई बात? अब एक लाइन के अंदर पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया 2 पेजेस का। ठीक है, बाकी पढ़ना आप लोगों ने खुद ही है। अच्छा, अब देखते हैं इसका आंसर आ रहा है, ठीक है या गलत है। अब देखें आंसर इसका 4 पॉइंट समथिंग सारा कंप्लीट आ गया। हाँ जी, कितनों को ये चीज समझ आई है? जिसको नहीं समझ आई हो फिर वो रिवर्स करके देख लेना दोबारा। ठीक है, बार बार देखें। ओके, ये होगी हमारी टाइप कास्टिंग भी कवर हो गई, हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी कवर हो गए सारे। डिवाइड ऑपरेटर जो है ना ये आम मैथमेटिक्स की तरह बिहेव नहीं करता, ये सी के इसका बिहेवियर चेंज है मैथ से, तो ये आपके सामने उसका बिहेवियर मैंने शो कर दिया आपको डिवाइड ऑपरेटर का। ठीक है,
रिलेशनल ऑपरेटर तो अभी हम नहीं देखेंगे, वो जब हम आ, बात करेंगे कंडीशंस के चैप्टर की, तब हम उसको देखेंगे। लॉजिकल को भी तभी देखेंगे, ठीक है ऊपर भी हो जाएगी ना, जी। ऊपर भी हो जाएगी अगर हम फ्लोट वेरिएबल नाम बनाए, अगर फ्लोट वेरिएबल, नाम बनाए, हाँ जैसे हमने टाइप कास्टिंग के लिए अगर हम ऊपर ऐसे ही करते करें तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगी। ओके, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स करवानी है आपको, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर आपको एक असाइनमेंट भी मिलनी है। अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है, मैंने अभी आपको 2-3 प्रोग्राम्स और भी करवाने हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज करवानी मैंने आपको, इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट तो आप लोगों ने कर लिया है, इनपुट करवाना है आपको, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, ठीक है। तो इसको गौर से समझें, ये इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। इनपुट लेना सीख लें आप, इनपुट कैसे लेते हैं। इसको मैं कर रहा हूं क्लोज, बल्कि ओपन कर लेते हैं क्योंकि उसको मैंने कॉपी पेस्ट करना है। सेव एज P6, जी। व्हाट इज यूजर इनपुट, अंडरस्टैंडिंग यूजर इनपुट। देखें, अगर प्रोग्राम, अभी तक आपने जितने प्रोग्राम्स बनाए हैं उसको हम रन करते थे और वो अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करके एंड हो जाता था, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें यूजर से कोई बात पूछनी पड़ जाती है। हु इज यूजर, जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। हम प्रोग्रामर हैं, हम प्रोग्रामर हैं जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, और जिसके लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो कौन है, यूजर। तो फॉर एग्जांपल हमने प्रोग्राम बनाया किसी स्टूडेंट के लिए कि वो अपने मार्क्स इनपुट करे सारे मैट्रिक के, तो हम उसको निकाल के देंगे उसकी परसेंटेज। तो यूजर से पूछना पड़ेगा ना कि अपने मार्क्स बताओ, कैसे पूछेंगे उससे, एंटर योर मार्क्स। हम मैसेज उसको देंगे तो मैसेज चला जाएगा, हम उसको देखें, ये मैसेज दे देते हैं एंटर योर मार्क्स, ठीक है। लेकिन दिस इज जस्ट अ मैसेज। अब हम यूजर कहां पे इनपुट दे अपना, कोई उसके पास कोई आना चाहिए ना, कोई मैसेज। ऐसा मैसेज तो खैर आ गया है, कोई स्पेस ऐसी आनी चाहिए जहां पे वो लिखे, और उसका लिखा हुआ डाटा प्रोग्राम के पास भी जाना चाहिए, ताकि प्रोग्राम उसको आगे उसके ऊपर अमल कर सके, उसको कोई एक्शन परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, सी इन। कौन सी, जस्ट लाइक सी आउट। सी आउट होता है कंसोल आउटपुट, और सी इन होता है कंसोल इनपुट। अब आपको आउटपुट का वर्ड तो समझ आ गया होगा, इनपुट का वर्ड भी समझ हो गया। व्हाट इज कंसोल, ये जो आप प्रोग्राम रन करते हैं तो जो ब्लैक सी स्क्रीन आती है, ये दिस इज कंसोल। कंसोल क्या है, वो जो ब्लैक स्क्रीन आती है आउटपुट स्क्रीन, उसे कंसोल कहते हैं। वहां पे अगर आप आउटपुट देना चाहते हैं तो दैट इज कंसोल आउटपुट, और अगर वहां से आप यूजर से कोई बात पूछना चाहते हैं तो दैट इज कंसोल इनपुट, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब इनपुट लेने के लिए हमें कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना। यूजर जो इनपुट देगा वो प्रोग्राम के पास आएगा, तो प्रोग्राम कहां रखेगा उसको, वेरिएबल में। पहले वेरिएबल बनाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम हमने क्या रखा, मार्क्स, जो भी आप नाम रखना चाहें। सीन के आगे उस वेरिएबल का नाम लिख दो, तो वो यूजर जो भी मार्क्स देगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो 90 लिखता है तो मार्क्स की वैल्यू 90 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वो 100 लिखता है तो मार्क्स की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो चला कर देखते हैं, 80 लिख दिया मैंने। अच्छा, ये दोबारा मैं रन करता हूं उसको, देखें। उसने मैसेज दिया एंटर योर मार्क्स, और आगे एक कर्सर छोटी सी ब्लिंक कर रही है ना। वो जो कंपाइलर आखिर में मैसेज देता था प्रोसेस वगैरह, और ये वो लाइनें नहीं आई आज अभी, क्यों नहीं आई, बिकॉज प्रोग्राम यूजर का वेट कर रहा है कि वो कुछ एंटर करे तो उसके बाद वो आगे जाएगा।
यानी इस वक्त आपका प्रोग्राम सी इन पे जाकर रुका हुआ है, उससे आगे नहीं गया। अब मैं कोई इनपुट दूंगा तो आगे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एंटर वैल्यू कर दी 6, एंटर किया, अब वो आगे जाएगा। ये देखें, अब आपको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई है। सीन पे जाके प्रोग्राम आपका वेट करता है जब तक यूजर इनपुट ना दे दे, उसके बाद फिर वो आगे चलता है। ये बात समझ आ गई? तो मैंने कहा जी यूजर ने जो इनपुट दिया वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। क्या हम इसको चेक कर सकते हैं कि आया कि नहीं आया? कैसे चेक करेंगे? हाँ, उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा के चेक कर लो। किसकी वैल्यू? हम साथ में कोई अपना भी योर इनपुट इज सिंपल, अपना भी हमने एक साथ में एक टुकड़ा लगा दिया है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाने से पहले। ठीक है, हमने देखा 91, एंटर किया, अब क्या आउटपुट आएगा बताओ? योर इनपुट इज 91। ये 91 कहां से आया? किस वेरिएबल से? मार्क्स। शाबाश, इनपुट लेना प्रोसेस समझ आ गया? ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को हम करते हैं चेंज। अब हम कोई एक इनपुट नहीं लेंगे, हम बहुत सारे इनपुट लेंगे। ठीक है, हमने वेरिएबल्स बनाए, इंट, इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मेडिकल का स्टूडेंट मेडिकल का स्टूडेंट कंप्यूटर नहीं पढ़ता, मैथ कर रहा था, कंप्यूटर का स्टूडेंट आ गया। ठीक है, समझ आ गई बात? अभी को इनपुट लेना है सारे वेरिएबल। कितने वेरिएबल्स हैं? 6। इन सबको इनपुट लेना है। हम यहां पर लिखते हैं एंटर इंग्लिश मार्क्स, आगे सीन लगा दिया। ठीक है, ये वही काम है अब जो हमने पहले किया था। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन तो फिर आगे हम कितने हो गए? 5। कितने करने? 6। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा था? उर्दू। इसका वेरिएबल का नाम क्या है? URD। वेरिएबल का नाम केयरफुली लिखना है, जो ऊपर डिक्लेयर किया है वही नाम नीचे यूज करना है। ठीक है, कंप्यूटर के लिए कौन सा वेरिएबल था? UM। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको इनपुट का जो है ना लाजमी आइडिया होना चाहिए, इनपुट आउटपुट कैसे देते हैं। इस पे अलग से भी एक आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए वेरिएबल कौन सा है? PHY, केमिस्ट्री। इसके लिए क्या था? CHE, मैथमेटिक्स। इसके लिए वेरिएबल कौन सा है? मैथ्स। इनपुट कंप्लीट हो गया? चलो आगे देखते हैं। इंग्लिश के मार्क्स 71, उर्दू के 65, कंप्यूटर के 56, फिजिक्स के 87, केमिस्ट्री के 62, मैथमेटिक्स के 76। सारा इनपुट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? अब हमने क्या करना है? यूजर से इनपुट तो हमने ले लिया है, हमने इसके टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं। ठीक है, उसके लिए एक अलग वेरिएबल बनाते हैं, हम OBT लिख लेते हैं। हम यहां पे बना लेते हैं ताकि, अच्छा सी में था एक प्रॉब्लम, सी लैंग्वेज में, कि सारे वेरिएबल्स आपको ऊपर बनाने पड़ते थे। यहां पे इधर मर्जी आप वेरिएबल बनाए। ठीक है, OBT मतलब बेहतर तो ये ऊपर बनाए, सारे समझने में आसानी रहती है। इंग्लिश प्लस उर्दू, वेरिएबल का नाम नहीं गलत नहीं देने, COM प्लस PHY प्लस CHE प्लस मैथ। अब ये पूरा एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, तो कंपाइलर इसको सॉल्व करेगा, जो आंसर आएगा वो इस वेरिएबल को दे देगा। क्लियर? अच्छा,
ऑब्टेन मार्क्स निकल आए। अब हम ये बताते हैं कि हमारे टोटल मार्क्स कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। मैक्स मैक्स एक ऑलरेडी कीवर्ड है, फंक्शन है गालबन, तो आप ये वाला वर्ड आप मैक्स कैपिटल कर दें। इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल कितनी है, और क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती तो इसके शुरू में आप एक और कीवर्ड लगा दें, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब क्या है कि दिस इज अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। मैक्सिमम की वैल्यू तो सबके लिए सेम है ना। जब आप कोई कांस्टेंट क्रिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू देना भी लाजमी होती है आगे उसी लाइन में। वेरिएबल में तो होता है ना आप उसकी वैल्यू दें ना दें, मैं यहां पे कहीं वैल्यू दी है इसकी, लेकिन जब कांस्टेंट बनाएंगे तो वैल्यू देना ठीक है। अब एक और वेरिएबल बनाते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज एंड में आएगा फ्लोट में आएगा, फ्लोट में। उसका नाम हम रख लेते हैं PR फॉर एग्जांपल, ठीक है। परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। के लिए वेरिएबल कौन सा लिया है, मल्टीप्लाई बाय, और ये आंसर किस वेरिएबल में रखना है, PR। अब हम परसेंटेज की, अच्छा पहले हमने ऑब्टेन मार्क्स को शो करवाया नहीं, हमने उसको शो करवा दें। ऑब्टेन्ड, या हम लिखते हैं टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स आर, आगे OBT की वैल्यू, ठीक है। और परसेंटेज भी हम शो करवा देते हैं यहां पे, परसेंटेज इज आगे PR की वैल्यू। समझ आ गई। इंग्लिश मार्क्स हमने एंटर किए, फॉर एग्जांपल 56, उर्दू के 53, कंप्यूटर के 71, फिजिक्स के 83, केमिस्ट्री के 79, मैथमेटिक्स के 100। टोटल ऑब्टेन मार्क्स आर 442, परसेंटेज इज 0। 0 क्यों आया जी, 100 नहीं आना चाहिए था, नहीं, फॉर्मूला गलत है, नहीं, ब्रैकेट्स नहीं, हाँ जी ये सही आंसर। फार्मूले में इंट है, सब कुछ इंट है, तो आंसर भी 0 में आना था ना। देखें ये फार्मूला आपका यही है ना। OBT किस टाइप का है, मैक्स किस टाइप का है, तो ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई है। अब इसमें दो, इस बात को जरा गौर से समझ लें, ये हमारा इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें 2 ऑपरेटर्स हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो कंपाइलर पहले किसको सॉल्व करेगा, डिवाइड को या मल्टीप्लाई को। कैसे पता चला, लेफ्ट टू राइट। देखें प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है अगर एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स आ जाएं तो पहले कौन सा सॉल्व किया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है, अगर हम सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखें, सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। कौन कौन से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर। तो जो मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर, इन तीनों की प्रायोरिटी ज्यादा है, किससे, प्लस और माइनस से। यानी अगर यहां पे प्लस माइनस होते तो वो बाद में सॉल्व होते, पहले ये सॉल्व होते हैं। और इन दोनों में से पहले कौन सा होगा, जो लेफ्ट साइड से पहले आ रहा है। इसमें 2 टॉपिक्स कवर होते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस का मतलब यह होता है किस ऑपरेटर ने पहले सॉल्व होना है, और एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि अगर 2 ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी के आ जाएं तो उनमें से पहले कौन सा होगा। यानी मल्टीप्लाई 2 दफा आ गया फर्ज करो, तो पहले कौन सा होगा, लेफ्ट टू राइट। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि अगर 2 ऑपरेटर्स या एक ही ऑपरेटर 2 दफा आ जाए तो वो लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा या राइट टू लेफ्ट। तो इसमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व होना है और पहले ये चीज सॉल्व होनी है, OBT डिवाइड बाय
मैक्स। ओबीटी किस टाइप का है? इंट। और मैक्स? तो इसका आंसर भी इंट में आना है। अब हमारे ओबीटी मार्क्स कितने थे? 442। मैक्स कितने थे? इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो 0 के बाद वाला हिस्सा काट देगा, बिकॉज दिस इज बोथ आर इंट। तो दोनों में से एक जो है उसको आप फ्लोट में कन्वर्ट। अब इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग सही आएगा इसका। और आगे जो 100 है इसको भी आप 0.0 लगा दें, श्योर कर लें कि आंसर फ्लोट में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब आपको टाइप कास्टिंग की समझ आई होगी और एक्सप्रेशन सॉल्व कैसे होता है ये भी आपको समझ आई होगी। ठीक है, ओके, ये लेक्चर यहां पे एंड होता है।